अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम पर दोनों रहनुमाओं के माबैन खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का कहना है अमरीकी सदर दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। कल एक बार फिर शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर ट्रंप से 1-on-1 मुलाकात का भी इम्कान है। वजीर आजम जुमे को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। अमरीका आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का जिक्र कर दिया। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत को भी निशाने पर रख लिया। कहा भारत यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद कर रहा है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वालों पर भी तनकीद। बोले फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। इसराइल के साथ फौजी और सियासी ताल्लुकात के बावजूद गजा जंग बंदी की संजीदा कोशिश की। उधर फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के माइक्स बंद हो गए। कनेडियन वज़ीर आज़म, तुर्क सदर और इंडोनेशिया के सदर की तकरीर के दौरान माइक खोल बंद का सिलसिला देखा गया। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को जेर कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका को 5 विकेटों की शिकस्त दी। पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद ने श्रीलंकन ऑलराउंडर हसरंगा को आउट करने के बाद उन्हीं के अंदाज में जश्न मनाया। मैच के अख्ताम पर दोनों क्रिकेटर्स ने बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई और एक दूसरे से गले मिले लम्हे को खूब एंजॉय किया। 100 से जायद बच्चों से ज्यादती केसेस में अहम पेशरफ। मुलजिम ने अदालत में एतराफ़ जुर्म कर लिया। बयान रिकॉर्ड करवाने से कल अदालत ने मुलजिम शब्बीर को 2 घंटे सोचने का भी वक्त दिया। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि वो बच्चों को पैसों का लालच देकर कमरे और वीरान झाड़ियों में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाता था। मासूम बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाने वाले मुलजिम शब्बीर तनौली केस में आगे क्या होने जा रहा है, प्रोग्राम में लीगल एक्सपर्ट की राय जानेंगे। और सुनार हो जाए होशियार। FBI टैक्स चोरी में मुलव्विस ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार। मुल्क भर से 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। बेहतर ज्वेलर्स का अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स चोरी में मुलव्विस होने का इंकशाफ। 60,000 ज्वेलर्स में से सिर्फ 21,000 रजिस्टर हैं और उनमें भी सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न फाइल किए। यानी कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए के है नुकसान का सामना। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करिए आया जी आया नू बखैर वशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ फैसल करीम और मैं हूँ सानिया सैमसन। एशिया कप T20 सुपर 4 मरहले के मैच में कल पाकिस्तान ने क्या क्या किया इस बारे में हम बात करेंगे। एंड में हम सैड हो गए थे यार ऐसे कैसे मैच जीता, बट वी आर एक्चुअली हैप्पी। द बॉलिंग साइड ऑफ पाकिस्तान वाज टू गुड यस्टरडे। बहुत अच्छा स्टार्ट रहा, हमें अर्ली विकेट्स मिली, उसके बाद भी गिरती चली गई, लेकिन श्रीलंका ने अपना जारहाना अंदाज नहीं छोड़ा और वो भी कोशिश करते रहे कि वो कोई बड़ा टोटल सेट कर सके। प्रॉबेबली फैसल ये शायद उनकी गलती भी थी, वेयर मे बी दे हैड टू स्टे, बट खैर बहरहाल पाकिस्तान 134 रन अचीव करने में कामयाब हुआ कल। मेरे लिए इस तमाम तर कहानी में जो पिक ऑफ द थिंग थी ना, ठीक है पाकिस्तान आया, पाकिस्तान ने बैटिंग की, 5 विकेटें गिराई और Was it sports person spirit? मेरे लिए सबसे बेहतर चीज़ ही वही थी। देश अगर हमारे पास है वो वाली प्लीज़, हाँ, और वो वाली चीज़ मुझे दिखा दे प्लीज़ अगर अबरार की है हमारे पास। तो अबरार ने आउट किया हसरंगा को और यू नो अगेन इसमें ये भी हो रहा है कि अबरार ने पंगा ले लिया गलत और नहीं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको किया, हंसते मुस्कुराते हुए, और हसरंगा भी उनको देखते हुए जा रहे थे और फिर उसके बाद हसरंगा जब आए तो उसके बाद उन्होंने यूं किया ना भाई आया मजा। और यू नो आखिर में जो मैच के आखिर में दोनों आए, ये अबरार ने किया था कि हाँ भाई, फिर हसरंगा ने करके दिखाया। एंड इफ वी हैव वो आखिरी वाली फुटेज जो दोनों बॉलर्स जो है वो आपस में मिलने के बाद उन्होंने हाथ मिलाया और हाथ मिलाने के बाद दोनों, अबरार ने कहा अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तो हसरंगा ने भी कहा नहीं था, सही है, मैच में ऐसा ही होता है, ऐसे नहीं होता मैच में कि हम नहीं हाथ मिला रहे। एक और पॉइंट पर आपने देखा होगा कि श्रीलंकन बैटर के पांव पे लगा था और यू नो हमारे विकेट कीपर की जानिब से उनके पैर को प्रेस किया, अपने पैर से उन्होंने उनके पैर को प्रेस किया, व्हिच इज अ नॉब। अच्छा, इससे पहले हमने देखा है कि जब विराट कोहली की लेसेस कोई हमारे पाकिस्तानी बॉलर या कोई फील्डर जो है उनकी लेसेस, दिस इज नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। विराट कोहली कमिंग टू टाई द लेस, हां, टाई द लेसेस एज वेल, वी हैव सीन इट बोथ वेज। एंड ये उनके केस में नहीं हो रहा। इससे पहले मतलब हम उस टीम की बात करें जो 90s में थी और उससे पहले जो 80s की टीम्स थी, उनमें भी हमने ये देखा है कि पेसर आता था, वो 4 घुरियां करवा के जाता था, लेकिन जब उसकी बारी खत्म हो जाती थी, अगर दूसरे प्लेयर को उसकी मदद की ज़रूरत होती थी तो वो भी हो जाता था एट द सेम टाइम। तो दिस हैड बीन गोइंग ऑन। ये अभी ऐसा हम देखने लगे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जहां इंडियन प्लेयर्स के ऊपर बेचारों पर इतना प्रेशर होता है कि उन्हें एक सर्टन वे में बिहेव करना होता है पाकिस्तानियों के साथ।
ओके, अब ज़रा कल के मैच और आने वाले मैचेस की बात कर लेते हैं। वी हैव गॉट क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर साहब विद अस। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, गुड मॉर्निंग। चले, अ गुड विन फॉर पाकिस्तान, ऑल्दो के मज़ीद जीता जा सकता था। पहले मैं आपके इनिशियल थॉट्स जानना चाहूँगा ओवरऑल मैच, फिर ज़रा इसकी सर्जरी करते हैं। अच्छा किया, पाकिस्तान ने शुरू से अपने गेम पे कंट्रोल रखा, ये बड़ी अच्छी बात थी। और बॉलर्स जो है उन्होंने होमवर्क किया हुआ था कहाँ पे श्रीलंकन बैट्समैन शॉट ज़्यादा खेलते हैं। उन्होंने बांग्लादेश का मैच देखा, उससे पहले के मैचेस देखे, तो बॉलिंग भी कल सही की और ऑन द स्पॉट फील्डर्स ने पूरा अच्छे कैचेस किए। तो 2-3 कैच जो है बड़े अच्छे लिए गए, जो मुश्किल कैच थे। तो पाकिस्तान टीम कम्प्रिहेंसिवली कल जो है बिल्कुल एक कंसोलिडेट आप कह सकते हैं कि कहीं पे भी कोई झोल नजर नहीं आया। बैटिंग में थोड़ा सा परेशानी हुई, पहले 2-3 विकेटें जल्दी गिर गई, साइम अयूब जल्दी आउट हो गए, फखर जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने, खासतौर से नवाज ने और हुसैन तलत ने बाद में जो 30-40 रन किए हैं, तो ये बड़ी अच्छी साइन थी कि दोनों बैटर जो है ना वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है। अब ये चीज जो है ये मैच तो अब चला गया, पाकिस्तान जीत भी गया, तो ठीक है, हमें उस पर खुश होना चाहिए। अब जो असल मैच है बांग्लादेश का, क्योंकि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि इस सुपर 4 की सबसे कमजोर टीम श्रीलंका थी, क्योंकि उनकी बैटिंग और बॉलिंग में कहीं पे जो है आपस में कोई हमें यूनाइट नजर नहीं आया और बहुत ज्यादा गैप ज्यादा था उनका। और बांग्लादेश से भी वो एक मैच जीत सकते थे, हार गए वो वहां पे। तो मुझे पहले से ही अंदाजा था कि श्रीलंका इतना मुश्किल हरीफ नहीं है जितना बांग्लादेश होगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि आज जो आप एनर्जी आपने जमा की अपने अंदर, ये बांग्लादेश के खिलाफ काम आएगी। और नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर इंडिया के खिलाफ खेलते हैं संडे को, तो वहां भी काम आएगी। तो ये दो चीजें होती है, जब आप जीत कर आते हैं तो आप एनर्जी भी साथ लेकर आ रहे होते हैं और आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है, एतमाद होता है, आप घबराए भी नहीं होते हैं, आप परेशान नहीं होते हैं, दुनिया भर की आपको बातें नहीं सुननी पड़ती हैं। तो अच्छी बात है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अच्छा खेलेंगे, यकीनी तौर पर हम आपके खिलाफ नहीं है, आपके गेम के खिलाफ है, अगर जहां पर आप गलती करते हैं। राइट, एंड ऑब्वियसली वो हम गुड स्पिरिट में ही क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, बिकॉज हमें सबसे ज़्यादा दुख हमें ही है बीइंग पाकिस्तानी या क्रिकेट लविंग नेशन, जब पाकिस्तान नहीं जीता और आपको पता होता है कि वो पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं। मैच के ऊपर ज़रा और बात भी करेंगे, लेकिन कल के मैच में आपने देखा होगा कि रिगार्डलेस ऑफ टीजिंग जो कि की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं, अभी स्क्रीन पर भी हम चला रहे हैं कि जब मैच खत्म हो गया और मुसाफा किया जा रहा था और श्रीलंकन प्लेयर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स से मिल रहे थे, उस टाइम पे अबरार ने जाकर एक्सक्यूज किया हसरंगा को, और हसरंगा ने कहा कि नहीं, गेम में ऐसा होता है, गेम में ऐसा चलता भी है। सॉरी, गले मिले आप। हाँ एग्जैक्टली, और फिर वो गले भी मिले। देखिए, श्रीलंका के साथ हमारे हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे, कभी भी हमारे डिफरेंसेस नहीं रहे, और श्रीलंकन जो प्लेयर्स हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। और वो दूसरी टीमों की तरह नहीं है कि वहाँ पे जो है कुछ रेडिकुलस हो, जैसे बांग्लादेश के हो जाते हैं। अगर ये सिचुएशन बांग्लादेश के प्लेयर्स की होती तो हमें वो चीज़ शायद अब इतनी तो हमें बिटर नजर नहीं आती, लेकिन होता है कुछ। लेकिन पाकिस्तान हैज नेवर बीन द टीम जहां पर आपको स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट नहीं नजर आई। हीट ऑफ द मोमेंट जरूर हुआ होगा, लेकिन व्हेन द मैच एंड्स एवरीथिंग इज कूल। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप पॉजिटिव अगर होते हैं, दूसरा भी होता है, तो एक अच्छी दुनिया को एक अच्छी रिवायत देखने को मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह पाकिस्तान श्रीलंका ने कल मैच फिनिश किया, खत्म किया, उसके बाद जो आपस में रहे, ये अब लोग सवाल कर रहे होंगे इंडियंस से कि भाई क्रिकेट के मैदान में तो आप कम से कम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिले और ये स्पिरिट जो है उसको कायम रखें। आप जो चीज़ सियासी मैदान में नहीं कर पा रहे हैं, आप क्रिकेट के मैदान में क्यों कर रहे हैं? तो ये पाकिस्तान का जो एक कल इमेज बना है, ये आगे यकीनन पाकिस्तान का इमेज मजीद जो है पॉजिटिव लोगों को नजर आएगा और लोग खुद मजबूर हो जाएंगे इंडिया से भी कहने पे कि गलती पाकिस्तान की नहीं बल्कि इंडियन प्लेयर्स की और बोर्ड की है। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब हैदर भाई, आज इंडिया बांग्लादेश और उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश है, बड़े सीधी सी बात है क्योंकि आज का बांग्लादेश का जीतना, ऑल्दो क्रिकेट में हम कुछ नहीं कह सकते, बट उनका जीतना मुश्किल है, जैसे कि इंडिया की टीम हैवी है। पाकिस्तान के लिए एक वर्चुअल सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, आज का मैच जो है वो तो जाहिर है, आपने खुद ही कहा कि इंडिया आसानी से जाएगा, लेकिन आज के मैच में हमें ये देखना है बस कि बांग्लादेश किस हद तक इंडिया का मुकाबला करता है। ये चीज़ जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बड़े करीब से देखना होगी और वही चीज़ जो है कल ये मैच में अप्लाई करनी होगी, कहाँ पे बांग्लादेश के प्लेयर्स जो हैं कमज़ोर हैं और कहाँ पे, क्योंकि बांग्लादेश की टीम जो है उसने हमें सीरीज भी हराई हुई है। बांग्लादेश T20 क्रिकेट की सीरीज हुई थी, तो
दो तीन चीज़ें हमें अपने जहन में रखनी होगी कि आप बांग्लादेश को एक तो बिल्कुल कमज़ोर ना लें। सेकेंडली ये है कि अपने प्लेयर्स जो हैं, उनकी भी जो है वो जो फॉर्म है वो कंटिन्यू रहे, ये बड़ी अहम चीज़ है। अब देखें हमारा ओपनिंग स्लॉट जो है उसमें फरहान तो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन दूसरे नहीं कर पा रहे हैं। अब वहां पे बांग्लादेश के दो स्पिनर्स हैं, नए आए हैं, वो बड़े अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वहां पे फिर मजीद आपको जो है अपने आप को तैयार रहना चाहिए कि आपको मजीद स्पिन खेलना। अच्छा, मैच भी दुबई में, अब अबू धाबी में मैच नहीं है, फिर वही पिच है, वही सारा सब कुछ है। तो ये चीजें जो है ना, ये आपको पाकिस्तानी टीम को पहले से ख्याल रखना होगी। लेकिन आई थिंक इतना मुश्किल नहीं होगा। पाकिस्तान अब इतना भी गिरा पड़ा नहीं है कि बांग्लादेश से हार जाए। लेकिन इसमें हैदराबाद एक चीज़ जो आपने बात की थी दोनों ओपनर्स की, कल जब हम बात कर रहे थे, मैं और सादिया, हमारा एक चीज़ पे इत्तेफाक था और वो ये कि भाई साहबजादा फरहान और फ़खर जमान ने जब पावर प्ले में 40 रन कर दिए, पीछे आपके कितने रन रह गए जनाब? पीछे आपके रह गए गालिबन 90 रन, इससे ज़्यादा तो नहीं थे। तो हमारे बैट्समैन को आखिर क्या जल्दी है ऐसी? हम एक प्लेसिड इनिंग्स क्यों नहीं खेलते? दोनों पे जिम्मेदारी थी कि वो आगे मजीद 5 ओवर तक आउट ना हो, वो आगे तक लेके जाएं, 90 तक लेके जाएं, 80 तक लेके जाएं। पावर प्ले में 40-45 करने के बाद अगर अगले 5 ओवर वो 5 रन पर ओवर भी खेल लेते तो कोई मजाका नहीं था, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हुई थी। बट व्हाई, क्यों? हाँ, जब आप कैजुअल होके खेलें ना, साइम अय्यूब ने जो विकेट दी वो कैजुअल होके खेले, उन्होंने बॉल को रीड नहीं किया। पहली बात, हसरंगा की बॉल को उन्होंने रीड नहीं किया, फिर उसके बाद वो कैजुअल रहे और एक गलत शॉट खेला। गेंद कहाँ है, आपका बैट कहाँ है, ये दो तीन चीजें आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है, बॉलर्स को देखना पड़ता है। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। अब वो दिन चले गए कि आप आए, सुबह कपड़े पहने और मैदान में चले गए, नहीं, आपको पहले से अपना जो है सारा होमवर्क करना पड़ता है। तो पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर जो है वो यकीनी तौर पर मुश्किलात का शिकार है। अच्छी चीज़ ये है कि साहबजादा फरहान को चांसेस भी मिल रहे हैं, किस्मत भी साथ दे रही है और वो रन्स भी कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ऐसा ना होता फिर तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। तो ये जो है, अब साइम अय्यूब मुझे नहीं पता अब इतने फेल होने के बाद क्या अगला मैच भी उनको खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं। एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि पाकिस्तान विल बी एबल टू बीट बांग्लादेश। ये हम एक हाइपोथेटिकल बात करें, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। लेट्स से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल वापस आता है, साहबजादा फरहान आपके पास होते हैं, फ़खर जमान आपके पास होते हैं, साइम अय्यूब होते हैं। कुछ क्रिकेट पंडित्स ने इसके ऊपर तनकीद की कि जी आपने अपना ऑर्डर क्यों चेंज किया, वेरएज मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फ़खर को ऊपर लाना वाज द बेस्ट थिंग। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ फ़खर जो है वो नेचुरल ओपनर है। आप उसको, वो पावर प्ले किलर है, आप उसको ऊपर खिलाएं। वो नीचे से बाबर आजम की वजह से आए थे कि बाबर अपनी जगह नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए फ़खर को नीचे आना पड़ा। क्योंकि फ़खर एक कंप्रोमाइज प्लेयर है, अच्छा आदमी है और उसको कभी इस नंबरों से मसला ही कभी नहीं रहा। वो इतना ज़बरदस्त आदमी है। जब उसने सेंचुरी की थी 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में, मैं वहीं पे था ओवल में और हम दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। मैंने उसी दिन कहा था यार इतना जो है डाउन टू अर्थ प्लेयर मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं देखा। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ जब एक चीज़ से लोग चिपक जाते हैं तो छोड़ते नहीं है। अब फ़खर अगर वन डाउन खेल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो ओपनर नहीं है, एक्चुअली वो ओपनिंग भी कर सकता है। तो अभी वो ओपनिंग सही कर रहा है, उसको ओपनर रहने दें। आप ज़बरदस्ती साइम अय्यूब को बीच में उसमें ना लटकाएं, जैसे चल रही है टीम उसको चलने दें। और ज़बरदस्ती जो लोग जो है ना वो नेगेटिवली, हम भी कह सकते हैं आज बैठ के यहाँ पे कि जी फ़खर साइम को क्यों हटाया, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। टीम जहाँ सही कर रही है उसको करने दें। ज़्यादा उस पर इतना ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज और प्रेशर ना डालें जिससे हम जो है खुद अपनी टीम को ख़राब करें। तो जैसा कर रहे हैं, फ़खर बहुत अच्छा कर रहा है, फ़खर को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। हैदर भाई कल साइम से बॉलिंग नहीं करवाई, ठीक है, साइम बैटिंग में क्लिक भी नहीं हुए, साइम की नंबर भी नीचे कर दी है। आने वाले दिनों में बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं कि ये इशारा है कि अब साइम नहीं हमारा है, यानी कि साइम नहीं बाहर। ऐसा ही लग रहा है आपको? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि बतदरीज नीचे आ रहे हैं। ग्रेजुअली जो है ना ओपनिंग से वन डाउन पे है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट मैच में वो शायद हो सकता है कि खुशदिल शाह को वो मिडिल ऑर्डर में खिलाएं और साइम अय्यूब को बाहर कर दें जब बॉलिंग आपने करनी है। ऊपर ले और हारिस को ऊपर ले। देखिए हारिस तो ऊपर आए या ना आए, जहां उनको उतने ही रन्स करेंगे, चाहे वो ओपनर आए, चौथे पे आए या 7वें पे आए, वो रन्स उतने ही करेंगे। तो इसलिए वो हमारे लिए मसला नहीं है। या तो खुशदिल या हसन नवाज, उन दोनों में से। खुशदिल का एक एडवांटेज ये है कि वो लेफ्ट आर्म बॉलर है, बॉलिंग भी कर लेते हैं। हसन नवाज ओनली जो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद बांग्लादेश के खिलाफ जो है टीम मैनेजमेंट हसन नवाज को वापस लाएगी।
जी, मुझे भी यही लग रहा है। तो उससे बेहतर कुछ होगी बॉलिंग में। अच्छा, फ़हीम अशरफ की मैं आपसे ज़रूर बात करना चाह रहा था। हमेशा से वो, हम जब भी उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं, ही कम्स बैक। फ़हीम का केस ऐसा है कि अंडर सरफराज कैप्टनसी वो बड़े अच्छे यूटिलिटी क्रिकेटर उनको इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद उसके बाद फिर फ़हीम की बैटिंग में भी हमने वो चीज़ नहीं देखी, बॉलिंग में भी नहीं देखी। सो फ़हीम अशरफ का केस क्या आप लड़ेंगे या फिर वसीम जूनियर को टीम में, या अब हसन अली भी पीछे रिजर्व में बैठे हैं, क्या करें फिर? देखिए, फ़हीम अशरफ जो है ना, उन पर तनकीद बहुत ज़्यादा होती है, इतने अरसे से खेल रहे हैं, कोई कभी भी उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन फ़हीम अशरफ बड़े हैंडी क्रिकेटर हैं। उनकी सबसे अच्छी मुझे जो बात लगती है, वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। वो बैट्समैन की गलती देखते हैं कहाँ से वीकनेस है, वो बॉलिंग में तजर्बे करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। वसीम जूनियर एक नेचुरल फास्ट बॉलर हैं, वो अपनी बॉलिंग पे अपने अपने दिमाग से काम करते हैं, जबकि फ़हीम अशरफ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जाते हैं। ये चीज़ जो है, फ़हीम अशरफ इतने जो है, लेकिन हैदर भाई, फ़हीम के जो हम रखते हैं टीम में, हम सोचते हैं कि यार एक हमारे पास ऑलराउंडर है। हमने पूरे एशिया कप में विद द बैट फ़हीम को बहुत सिली गलतियां करते हुए देखा है, जो एक एक्सपीरियंस ऑलराउंडर नहीं करता। बिल्कुल, देखें, फ़हीम अशरफ जो है ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में है, लेकिन इतनी अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस नहीं है। मौका भी उनको कम मिलता है। अगर आप ईमानदारी से देखें, उनको 8वें नंबर 9वें नंबर पे बैटिंग करने को मिलती है, तो वहाँ पे वो 1-2 ओवर मिलते हैं, क्या करें। लेकिन फ़हीम अशरफ इतने जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं है कि अब्दुल रज़ाक की तरह हो। नो, अब्दुल रज़ाक की क्लास तो हम ला ही नहीं पाए ना वापस। हाँ, इसलिए रज़ाक के बाद हमें अभी तक कोई जेन्युइन ऑलराउंडर मिल नहीं सकता अभी तक। तो फ़हीम अशरफ जो है वो बैटिंग में तो इतना कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन बॉलिंग में उनको 2-4, लेकिन अगर कल की देखा जाए, कल के मैच में, तो फ़हीम अशरफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने जो है बैट्समैनों को मौका नहीं दिया। हालांकि श्रीलंका जो 2-3 बैटर थे, हम लकी थे कि कुशाल मेंडिस जल्दी आउट हो गए, वरना अगर वो विकेट पर रुक जाते तो नक्शा कुछ और होता। तो यहाँ पे फ़हीम अशरफ जो है, उसके बाद, अच्छा, फ़हीम अशरफ के बाद हमें कोई ऐसा और हमें प्लेयर नज़र भी नहीं आ रहा। इसीलिए जो है सेलेक्टर जो है फिर फ़हीम अशरफ को दोबारा उठा लेते हैं और टीम में रख लेते हैं। अगर कोई ऐसा हो जो बॉलिंग बैटिंग, अच्छा, हमारी मजबूरी ये है कि हम अब स्पेशलिस्ट बैट्समैन और बॉलर पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि यार ये बॉलिंग तो कर लेता है, बैटिंग तो कर लेता है। 2 चीज़ें जो है ना, उसने टीम को ख़राब कर दिया। साइम अय्यूब की शायद बैटिंग में ख़राबी की एक वजह ये भी है कि वो बॉलर बन गए, यानी वो मुतमईन है अपनी जगह। एक स्ट्रगल फेस होता है जहां पे आदमी मुतमईन होता है, चलो ये नहीं हो रहा तो ये तो हो रहा है, मेरा इस्तेकाफ तो है, डिजर्व तो मैं कर रहा हूँ, टीम में सही हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ख़राब होती हैं। देखें, जावेद मियांदाद हमेशा एक बात कहते थे, या तुम्हारे को बॉलर हो तो सिर्फ बॉलर रहो, बैट्समैन हो तो बैट्समैन रहो, दोनों चीज़ें बनने की ज़बरदस्ती कोशिश मत करो। तो यही चीज़ साइम को हम कह सकते हैं, आप बैट्समैन हैं, बैट्समैन। मेरे ख्याल से ये बात जो है कोच है उनको कहनी चाहिए, जो ऑलराउंडर बनाने पे बजे थे। लेकिन चलें, थैंक यू सो मच हैदर भाई। लेट्स सी कि कल बांग्लादेश का है और उसके आगे फिर पाकिस्तान अपनी ये फॉर्म कंटिन्यू कर पाता है अगेंस्ट बांग्लादेश, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वन डे वी आर डाउन, द अदर डे वी आर अप, द थर्ड डे वी आर अगेन डाउन, जैसे कि नाज़िर हुसैन ने भी कहा था। और जो मर्क्यूरियल हमारी एक नेचर बन गई है क्रिकेट में, उस सब कब जान छूटेगी ये तो नहीं पता। लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई है, मैं जाते जाते बता दूँ, सर्फिंग तो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट जो है ना, उसकी मेंबरशिप स्टेटस पे बैन लगा दिया। अमेरिका ने हमें हराया था क्रिकेट में, उन पे बैन लगा दिया। ट्रम्प सब पे बैन लगाते फिर रहे थे, आईसीसी ने क्रिकेट पे ही बैन लगा दिया। एनीवेज, अच्छा, एक आम डेवलपमेंट, जब हम ट्रम्प की बात कर ही रहे हैं, हाँ, या एक आम डेवलपमेंट है तो ये भी ज़रा बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ इन दिनों अमरीका के दौर पर हैं, एज वी डिड डिस्कस येस्टरडे एज वेल, और कल ही उनकी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को भी एक तो अहम समझा जा रहा है। एट द सेम टाइम एक जो बहुत अहम चीज़ है वो ये कि इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, वो पाकिस्तान के लिए कैसे ट्रांसफॉर्म करती है। पाकिस्तान ने खित्ते में एक नई जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन इख्तियार की है आफ्टर हमारा जो सऊदी अरब के साथ मुआहदा तय पाया है। अब सदर डोनाल्ड ट्रंप की अरब इस्लामिक सरबराही इजलास के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो मुलाकात है, दोनों रहनुमाओं के दरमियान बात ये समझा जाए कि ये बहुत ही खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है। और वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से 25 सितंबर को 1-on-1 भी एक मीटिंग स्केड्यूल न्यूयॉर्क में। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया ट्रंप को 2 तरीके से देख रही है। एक ये साइड, दूसरा साइड ये कि ट्रंप ने कल ये जो ब्लॉक है, अब ये इसको ब्लॉक कह लें आप, इस ब्लॉक में शहबाज शरीफ पाकिस्तान, फिर एर्दोआन तुर्की है,
एंड ऑल द गल्फ कंट्रीज अलॉन्ग विद द जॉर्डन एंड ऑल, ठीक है। तो ट्रंप ने कहा है कि जी आप एज अ ब्लॉक सामने आइए और ये जो मामला है गज़ा का उसको हल करने में आप मदद दीजिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा है ट्रंप ने कि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं गज़ा को, पैलेस्टाइन को, तो यू नो दैट वुड बी एक्सेप्टिंग हमास। ये चीज़ें भी हैं। तो अभी ये जो दो चीज़ें सामने आ रही हैं उसको इकट्ठे कैसे एड्रेस किया जाए। ऑन वन हैंड जंग रोक रहे हैं, ऑन दी अदर वो गज़ा पे कुछ कर नहीं रहे हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर हामिद अल-मशरक़ी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शुक्रिया, थैंक यू। ट्रंप ने बड़ी की है कल, और वो तकरीर जो है, अगर हमारे पास इतना वक्त तो नहीं है कि हम पूरी सुना सकें, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, एक तो उन्होंने मुलाकात की इस मुस्लिम ब्लॉक से, वो तो हमने बता दी। उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि जी ये जो ब्लॉक है ये मदद कर गज़ा की। उन्होंने इंडिया और चाइना को भी कह दिया कि ये जो आप तेल ख़रीद रहे हैं ना रशिया से, ये आप जो है मदद कर रहे हैं उनकी जंग करने में। फिर उन्होंने आगे जाके यूरोप को भी रगड़े में ला दिया कि यार ये जो आप जो कर रहे हैं ना ये भी सही नहीं है। यानी कहने का मकसद ये था कि आप भी गलत, आप भी गलत, आप भी गलत, सिर्फ मैं सही, अमेरिका भी नहीं, सिर्फ ट्रंप सही है। सो हाउ टू हैंडल दिस क्यूरियस केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, बात यह है कि हमेशा से सदर ट्रंप का जो मौक़िफ़ रहा है दुनिया से हट के रहा है, और अहम तरीन बात यह है कि वो जो अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से जो उन्होंने उस पर बहुत तनकीद की, उसके बाद उन्होंने जो माहौलियाती तब्दीली के ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद की कि ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, और अक़वाम मुत्तहिदा ने और दुनिया के इदारों ने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने जिस अंदाज में मैं समझता हूँ कि रशिया को और दूसरे ममालिक को तनकीद का निशाना बनाया, उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि जो उन्होंने यूरोप को तनकीद का निशाना बनाया इस बात के ऊपर कि वो फ़लस्तीन को क्यों कबूल कर रहे हैं, फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत क्यों कबूल कर रहे हैं, जबकि मैं ये समझता हूँ और दुनिया तमाम ये जानती है कि शायद खलीज के अंदर जो इसराइल और उस खित्ते के अंदर जो फ़लस्तीन के अंदर जो इतना बड़ा जंग के बादल हैं, वो सबसे ज़्यादा इसी वजह से हैं कि फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो रहा, और उस मसले का हल ही दो रियासती हल है। तीसरी बात यह है कि अगर दुनिया ट्रंप की नज़र से सारे मामलात को देखे तो फिर तो दुनिया के सारे आधे मसाइल तो जो हैं वो किसी और अंदाज में देखने पड़ेंगे, और उनके अंदर तो ये कि फिर वही बात अमेरिकी बालादस्ती और अमेरिका की जो है उसको मानना पड़ेगा। देखिए, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, वो ये कि बदकिस्मती से अमेरिका इसराइल की हमायत से हटता नज़र नहीं आ रहा। बदकिस्मती से इसराइल नेतन्याहू के जो मज़ालिम हैं उसकी जो पुष्ट पनाही है उससे सदर ट्रंप और अमेरिका हटते नज़र नहीं आ रहे। और यहाँ पर वो जो मुस्लिम ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, जो अरब ममालिक ख़ुसूसी तौर पर कतर, सऊदी अरब, UAE और बहरीन और इन्होंने मिल के बना रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और दूसरे ममालिक शामिल हैं, उनका जो तैयारी है, उनका जो इकट्ठ होना है, वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि उन ममालिक को ये समझ आ गया, खुसूसन अरब ममालिक को, कि अमेरिका कभी भी उनकी हिफाजत नहीं करेगा। अगर इसराइल के साथ जंग आती है तो फिर उनका इतने अरबों डॉलर देने का क्या फ़ायदा वो जो अमेरिका को देते हैं। और इस हवाले से वही हिकमत अमली अपनानी होगी जो कि मैं समझता हूँ बहैसियत उम्मत मुस्लिमा इन पर ज़रूरी थी, और वो ये थी कि अपनी हिफाजत खुद करें, और अपनी हिफाजत के लिए जो है वो पाकिस्तान, तुर्की और जिस तरह ईरान और ममालिक का मिलकर इकट्ठे होना जो है वो बड़ा खुश आइंद है। मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर इसमें कोई बेहतरी आई तो यही वाहिद रास्ता है इसराइल को रोकने का, नेतन्याहू के जुनूनियत को रोकने का, उसके पागलपन को रोकने का। अच्छा, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक अपना वो वन पार्ट ऑफ द स्टोरी है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो US की स्टेट है उसका क्या इंटरेस्ट है, वो क्या चाहती है। अब मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी कि तेज़ी से हम देख रहे हैं कि अमेरिका इररेलेवेंट होता जा रहा है, चाहे वो गल्फ़ की रीजन आ गई, चाहे वो हमारी अपनी साउथ एशियन रीजन आ जाती है। अगर अमेरिका चाहता है कि उसे रेलेवेंट होना है तो उसे इन ममालिक के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अच्छा रखना होगा। आप थ्रेट के ऊपर जो है वो मज़ीद रिलेशंस नहीं कायम कर सकते हैं, जो कि US का एक रहा है तरीका। दे हैव बिन लाइक दिस। अभी उन्होंने जो बगराम के लिए भी बेस मांगा तो उस पर भी उन्होंने थ्रेट करके तालिबान से वो बेस मांगा है। फिर जब आप बात करते हैं गज़ा के मामले पर, तो वो भी एक थ्रेट है कि जो भी उनका साथ देगा उनके साथ क्या हो सकता है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को एक साइड पे रख दे, व्हेन द स्टेट इंटरेस्ट और द नेशनल इंटरेस्ट उनको ये कंपेल करेगा
कि आप फॉर हाउ लॉन्ग इसराइल का साथ दे सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ यूएस इज द ओनली कंट्री स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ इसराइल। देखिए समय बात ये है कि द रीजन हमें देखनी होगी कि वाई यूएसए इज स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ इसराइल, और वो है यहूदी लॉबी का स्ट्रांग होना। वो यहूदी लॉबी जो पिछले 70-80 साल से 100 साल से इसराइल की हमायत कर रही है, और वही यहूदी लॉबी जो है वो अमेरिकी सेनेट के अंदर भी कंट्रोल कर रही है, अमेरिकी कांग्रेस को, अमेरिकी पेंटागन को कंट्रोल करती है, और उसकी वजह से उनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो मुकम्मल तौर पर इसराइल की हमायत में है। यहाँ पर सिर्फ एक ही सूरत हाल बेहतरी पैदा कर सकती है, और वो है पब्लिक प्रेशर। जैसे कि हमने देखा कि आप यूरोप ने अगर इतना दोबारा से फ़लस्तीन की बात की और फ़लस्तीन के रियासत को तस्लीम किया, तो उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह जो है वो पब्लिक प्रेशर है। वो वहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में जो लोग बाहर निकले उनके मुजाहरे हैं। अमेरिका में भी मुजाहरे हो रहे हैं, यही इवेंचुअली वो प्रेशर बिल्ड करेंगे जो अमेरिका को इसराइल की हमायत से हटने पर मजबूर कर सकते हैं। वरना और कोई रीज़न ऐसी नहीं है जिसके ऊपर हम ये समझे कि अमेरिका जो है वो इसराइल की हमायत से हटेगा, क्योंकि यहूदी लॉबी जो है, सहूनियत जो है वहाँ पर जो बड़ी ताकतवर हैसियत इख्तियार कर चुकी है, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी हो, हम बार बार कहते हैं कि वहाँ की भी जो डीप स्टेट है और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका बड़ा ज़्यादा किरदार होता है। और मैं समझता हूँ कि इसीलिए नेतन्याहू को इतना फ्री हैंड है, वो तबाही फैला रहे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं, वो बर्बरियत कर रहे हैं, वो 6 मुसलमान ममालिक पे हमला कर चुका है नेतन्याहू। उस सब की वजह जो है वो अमेरिकी बैकिंग है, अमेरिका की अनकंडीशनल सपोर्ट है। और वो अनकंडीशनल सपोर्ट इसलिए है कि जो यहूदी लॉबी है वो बड़ी स्ट्रांग है वहाँ पर, और यहाँ पर मेरा ख्याल ये है कि लॉबी ही एक मुखालिफ लॉबी का ताकत पकड़ना बड़ा ज़रूरी है अमेरिका के। वो चले अगर फाइनेंशियली मुकाबला नहीं करे तो डिप्लोमेटिकली मुस्लिम दुनिया क्या कर रही थी इतने अरसे से, ये भी सवाल बनता है। बट ये सवाल तो एक तरफ। अच्छा, कल एक मुलाकात हो गई जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की, एक और मुलाकात है, और उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी होंगे और शहबाज शरीफ भी होंगे। पाकिस्तान क्या सोच रहा है अमिडस्ट ऑल दिस जो कि हुआ है सऊदी एग्रीमेंट, उससे पहले एवरीथिंग गोइंग इन पाकिस्तान फेवर, पाकिस्तान हैविंग द रब ऑफ ग्रीन दीज डेज। सो क्या हासिल करने जा रहे हैं हम इस मीटिंग से? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह सफारती तौर पर एक इंतहाई कामयाब तरीन दौर चल रहा है। उसके अंदर पाकिस्तान शायद दुनिया में वो वाहिद मुल्क होगा जो एक ही वक्त चाइना के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात, अमेरिका के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात, सऊदी अरब के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं। और इन सब ममालिक को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान के किसके साथ ताल्लुकात है, एज लॉन्ग एज उनके आपस के ताल्लुकात ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी हो। इसी हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, पाकिस्तान के किरदार को माना जाए और उसके किरदार से अपने मतलब का फ़ायदा भी लिया जाए। ये एक हमें जहन में रखना होगा कि अमेरिका को पाकिस्तान से एक बार फिर बहुत ज़रूरत नज़र आ रही है। अमेरिका को चाहे वो बग्राम एयरबेस की शक्ल में हो, पाकिस्तान की ज़रूरत है। अमेरिका को रशिया के खिलाफ यूक्रेन वॉर में पाकिस्तान की ज़रूरत है। अमेरिका को पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में ज़रूरत है। अमेरिका को पाकिस्तान में चाइना के हवाले से, और इन्हीं सारी वजूहात की वजह से हमें ऐसा फील करते हैं कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है आफ्टर वॉर ऑफ इंडिया with India. So बहुत शुक्रिया आमिर साहब for your time, and it was wonderful to have you, and we make sure that we have you again on the show and talk a little more about what is happening geopolitically in this region. Well, यहाँ पे वक्त हो गया break का, see you after this. खुशामदीद, दुनिया बोल है मैं आपको एक बार फिर। वी रियली होप कि आपकी मॉर्निंग अच्छी थी, एंड वी रियली होप कि इसके बाद भी आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। एनीवेज, मार्केट से अच्छी खबरें आ रही हैं। इट्स मिड ऑफ द वीक और बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेज़ी है फ्रॉम द बिगनिंग। 6-7 पॉइंट का इजाफा हुआ है। इसके अलावा इस वक्त जो है वो 1,58,000 पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। कफील हमें डिटेल्स देंगे। कफील, बताइएगा आज मार्केट में तेज़ी का रुझान है, क्या वजूहात हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस है फॉर द डे? देखिए, मार्केट में इस वक्त जो करंट इंडेक्स है वो 660 पॉइंट का इजाफा है मार्केट में, और 1,58,605 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है।
लेकिन आज का जो अगर आप हाईएस्ट लेवल की बात कर ले तो वो 1,58,891 का है, 891 का। तो मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है। और एक खास डेवलपमेंट जिस लिहाज से अगर हम बात करें, आज पावर सेक्टर के दरमियान जो इस वक्त सेकुलर डेट है उसके हवाले से एक अहम जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के और उसके अलावा जो तमाम बैंक के सदूर हैं उनके साथ एक इस्लामाबाद में एक अहम तकरीब है जिसमें जो 1,275 अरब रुपए की जो सेकुलर डेट है उसके लिए जो है वो दस्तखत जो है वो तकरीब होगी और उसके हल के लिए बाकायदा जो है वो एक एग्रीमेंट किया जाएगा। तो ये एक अहम खबर है पावर सेक्टर के लिहाज से। यही वजूहत है कि पावर सेक्टर और जो एनर्जी सेक्टर है वो खासा अच्छा परफॉर्म कर रहा था गुज़िश्ता रोज भी, और मार्केट सेंटीमेंट खासा पॉजिटिव है इस वक्त। और मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है। कफील, IMF के भी वफ्द आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो टेकिंग अ गुड अफेक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। कल एक्सपेक्टेशंस भी हैं अबाउट दैट एज वेल। जी डेलीगेशन तो है, लेकिन इस वक्त जो तमाम जो सेक्टर डेट की और जो कुछ बातचीत थी वो भी IMF के कहने पर किया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो जो अहदाफ उन्होंने रखे थे उसका वो प्रॉपर अंदाज में जायजा लेंगे। और इस वक्त अगर हम बात कर लें तो मार्केट 1,59,337 का हाई जो है वो ऑलरेडी लास्ट वीक में कर चुकी है। तो मार्केट थोड़ा सा जो है वो रेंज बाउंड थी, ताहम जो सेंटीमेंट है सब पॉजिटिव है और ये एक अहम डेवलपमेंट है जो होने जा रही है और ये IMF के कहने पर ही जो है वो तमाम चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच कफील फॉर द डिटेल्स। ब्रिंग्स मी टू द कॉन्वर्सेशन फैसल, क्या IMF का वक्त आ रहा है पाकिस्तान में? मसला ये है जो हम अपना अगला इंस्टॉलमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ $1 बिलियन, लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ है फ्लड्स में वो भी है $1.4 बिलियन तक, जिसमें सिर्फ एग्रीकल्चर का हमारा जो नुकसान है वो अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन हमने कैलकुलेट किया है अभी तक। और ये एक रफ एस्टिमेशन है, येट अभी और आना है। फिर ऑलरेडी एक इन्फ्लेशन कह रहे हैं उस पर राइज होगा लाइक 6 to 7 फ्रॉम 4%। सो देयर इज अ लॉट कमिंग आवर वे। कल IMF की जो क्रिस्टीना जॉर्जीवा हैं उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की अमेरिका में। उन्होंने कहा कि जी आर हार्ट फेल्ड कंडोलेंस विद द सैलाब मुतासरीन। वो हार्ट फेल्ड कंडोलेंस क्या कैसे कन्वर्ट होता है, दैट्स द रियल थिंग। अभी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कुछ खबरें ऐसी जिनको शेयर करते वक्त हमारा भी दिल कर रहा होता है, लेकिन ज़रूरत होती है ताकि माशरे के उस हिस्से को भी सामने लाया जाए जो नॉट सो गुड है। मासूम बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाने वाले जो मुल्ज़िम है शब्बीर तनोली, उस केस में अहम पेशरफ सामने आई है और कल कमरा अदालत में मुल्ज़िम ने 5 बच्चों से ज़्यादती का एतराफ़ भी किया है। बिल्कुल, बयान रिकॉर्ड करवाने से कबल अदालत ने मुल्ज़िम शबीर को 2 घंटे सोचने का वक्त भी दिया था और मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म भी किया कि वो बच्चों को पैसों का लालच देता था, फिर उन्हें कमरे में ले जाता था या फिर झाड़ियों में ले जाता था। और फिर इसने ये भी बताया है कि इसने एक बच्चे से कई बार ज़्यादती की है और वो ये कहता है कि वो शर्मिंदा है। बहरहाल अब देखना ये है कि अदालत इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है। इस केस में मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब। बहुत शुक्रिया वकास साहब, आपने वक्त निकाला। ये जो सिचुएशन है, हमने जब इसके बारे में फ़र्स्ट डेवलपमेंट हमारे सामने हुई थी तो ये हमारे लिए ऑब्वियसली बहुत ही गूज़ बम्स दे देने वाली सिचुएशन थी। और ये शख्स के जो एतराफ़ है, कई साल से ये छोटे बच्चों से ज़्यादतियाँ कर रहा है ये, और एक बच्चे को इसने कई बार अपनी हवस का निशाना बनाया है। मुझे बताइएगा कि ये केस आपको कितना स्ट्रॉन्ग लगता है, जो एविडेंस अभी तक पेश किए गए हैं, फिर इसका खुद एतराफ़ करना, क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ कि इस तरह के केस में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा क्या हो सकती है? जी, जहाँ तक इस केस के अंदर सज़ा का ताल्लुक है, सेक्शन 376 जो कि रेप को डील करता है, पाकिस्तान पिनल कोड की ये दफ़ा है। इसके अंदर जो है सज़ाए मौत भी मौजूद है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी मौजूद है। लेकिन इस तरह के ओपन एंड शट केसेस के अंदर जहाँ पे मुल्ज़िम की तरफ खुद से इतराफ़ी बयान कर दिया जाए, कन्फेशनरी स्टेटमेंट कोर्ट ऑफ लॉ में तमाम रिक्वायरमेंट को, फॉर्मेलिटीज़ को बाद ये पूरी करने के बाद रिकॉर्ड करवाई जाए, उसके बाद इस केस का जो फेट है वो सज़ाए मौत ही है। और ऐसे दरिंदे को, खूनहा भेड़िए को, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ करता रहा, उनको अपनी हवस का निशाना बनाता रहा, आई थिंक कि ये इसको जितनी दफ़ा अदालत सज़ाए मौत दे उतनी दफ़ा कम है। चूँकि एक केस के अंदर ये नामज़द नहीं है, बल्कि 6, 7, 8 केसेस के अंदर इसे नामज़द किया गया था और डिफरेंट केसेस के अंदर इसने कन्फेशनरी स्टेटमेंट अपनी रिकॉर्ड करवा दी। तो आई थिंक कि
एक दफ़ा नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार जो है अदालत को इस केस के अंदर जो है वो सज़ाए मौत अनाउंस करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए। इससे पहले भी हमने बारहा इस चीज़ का ज़िक्र किया कि ऐसे केसेस के अंदर एक हार्ड एंड फास्ट रूल सेट करना चाहिए, प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए। हमने पंजाब के अंदर हालिया देखा कि यहाँ पे अगर किसी खातून के साथ, किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ी भी की जाती है तो उस शख्स को नामर्द बना दिया जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूव। उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे जो हैरेसमेंट के केसेस है उनके अंदर बहुत बड़ी हद तक दर्द देखने को मिली, उसको मिनिमाइज़ होते हुए हमने देखा। लेकिन ये कहना कि अभी भी पंजाब में केसेस मौजूद नहीं हैं, शायद ये इंतहाई बचगाना होगा। लेकिन जो एक एलिमेंट ऑफ डेटरेंस है वो ज़रूर क्रिएट किया गया, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पिनल कोड को फॉलो करते हैं, ज़ाब्ता फौजदारी को फॉलो करते हैं। ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन है, पौने 200 साल 150 साल पुराने। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि हम जब अंग्रेज़ों के कवानीन की बात करते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस जो है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को न्यूमरेट इनकॉर्पोरेट करती है ऐसे केसेस के अंदर कि दर्दनाक इबरतनाक सज़ाएं दी जाए ऐसे दरिंदों के खिलाफ, ऐसे भेड़ियों के खिलाफ जो जुर्म करने से पहले, ये जुर्म करने से पहले एक लम्हे के लिए तफक्कुर या तदब्बुर नहीं करते, इनके हाथ नहीं कांपते, इनके ज़मीर मलामत नहीं करते। ऐसे लोगों को सरेआम चौको चौराहा में लटकाया जाए ताकि लोगों के जहानों के पे ये चीज़ रक्स करे कि कल अगर हम भी इस तरह के जुर्म का इर्तिकाब करेंगे तो हमारा ये हशर किया जाएगा। जिस तरह बेसिकली मैं वकास मैं आपसे अगला सवाल करने जा रहा था। यू नो, ये चीज़ें होती हैं, सामने आती हैं, अखबारात से लेके टीवी मीडिया और सोशल मीडिया तक की ज़ीनत बनती है, लोग इन पे लान तान करते हैं, लोग जो है वो शशदर रह जाते हैं, ये काम कैसे हो रहा है। ज़ैनब का वाक़या ले लेते हैं, पूरे द होल नेशन वॉज बिहाइंड दैट इंसिडेंट। वो हो गया, बिल भी पास हो गया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद इस तरह के वाक़यात में कमी नहीं आई है। सो क्या किया जाए? देखिए, लॉ अपना काम करता है, जूरिस्प्रूडेंस अपना काम करता है, अदालत, पुलिस, ये सब अपना काम करते हैं, लेकिन कहीं आपको लग रहा है कि ऐसे लोगों की हौसला शिकनी के लिए हमारा बीइंग मीडिया क्या किरदार है, क्या किया जाए? क्योंकि ऑब्वियसली एक तो चीज़ वो है ना कि इसको वाक़यात से पहले होने से पहले इसको कर्टेल कैसे किया जाए। हम जनाब बात कर रहे होते हैं कि इनकी नफ्सियात भाई हो गई डेवलप, अब इसको कर्टेल कैसे किया जाए? वेयर डू वी कम इन? बाकी माशरा कहाँ आता है कि सब मिलके अपना हिस्सा डालें तो ये चीज़ हो सके? कैसे इसको रोका जाए? देखिए, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की ही हम बात करेंगे। जो आपने स्पेसिफिकली बात की कि आपने मीडिया की तरफ इशारा किया, दूसरा हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ इशारा किया कि वो कैसे इसको कर्टेल करे या इसको कैसे प्रिवेंट करें या प्रोटेक्ट करे कि इस तरह के क्राइम की जो कमीशन ही ना हो पाए, इर्तिकाब ही ना हो पाए। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि एक तो हमारा जो लीगल प्रोसेस है जिसके बारे में कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, डिलेड मीनिंग देयर बाय कि इंसाफ में तहीद नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। एक तो हमारी जो लीगल प्रोसेस के अंदर इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, हैचेज़ हैं कि जिससे क्रिमिनल को जो है उसकी हाई हैंडेडनेस में या उसकी दलेरी में इजाफा होता है, विटनेसेस को हैम्पर करता है, एविडेंसेस को टैम्पर करता है, कहीं रिलैक्सेशन मिल जाती है। आपने देखा कि मोटरवे केसेस जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही ब्लैक स्कार है हमारी लीगल हिस्ट्री के अंदर, क्या उन लोगों को सजाए मौत हो गई? इसके बाद उस्मान मिर्ज़ा नामी केस था, क्या वहाँ पे सजाए मौत होगी? नूर मुकद्दम केस था 2021 में आया, 4 साल बाद जो है वो नूर मुकद्दम केस में भी टूटा टूटा खुदा करके सुप्रीम कोर्ट में वो जो सजाए मौत हुई थी इंटैक्ट हुआ। क्या 4 साल बाद एक शख्स इस लीग प्रोसेस से इंसाफ लेता है? वो किस तरह का इंसाफ है जो 4 या 5 साल बाद उसके घर वालों को जो है अपनी बेटी का या बेटे का कत्ल या उसका जो रेप है उस इंसिडेंट को लेकर डेली बेसिस पे या हर हफ्ते अदालतों का चक्कर लगाना पड़ता है? तो आई थिंक तो हमारे लीगल प्रोसेस के अंदर जो हैचेज़ हैं, एक तो इसका कला कमा और तदारुक करना, दूसरा ये कि मीडिया की बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया की बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। आपने देखा कि वो एक केस जो गैरत के नाम पे कत्ल किया गया, एक बच्ची का, एक लड़की का, बलोचिस्तान के अंदर आपने भी डिस्कस किया, दूसरे टीवी चैनल्स ने भी डिस्कस किया। उस डिस्कशन की वजह से वो केस लाइमलाइट में आया, उन बासर मुलजिमान को पकड़ा गया। तो मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, लेकिन मीडिया अब डेली बेसिस पे अपने बाजुओं पे काली पट्टी बांध के या अवेयरनेस कैंपेन नहीं कर सकते। इसमें आपने भी डेली बेसिस पे प्रोग्राम करने, आप अपने प्रोग्राम का 1 घंटा या आधा घंटा इस पर्पज के लिए सर्व नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हमारी हुकूमत जिनका काम है राइट टू लाइफ इंश्योर करना, आर्टिकल 9 ऑफ लाइट देना, सिक्योरिटी ऑफ लाइट देना, जो कि एक फंडामेंटल राइट है मुआहदा इमरानी के तहत। रियासत की जिम्मेदारी और रियासत ऐसे माशरे में क्या करे। फैसल, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जो आपने स्पेसिफिकली पूछा
कि रियासत क्या करे। जो एंटी रेप ऑर्डिनेंस बन गया, ज़ैनब बिल बन गया, इंसिडेंट्स पे इंसिडेंट्स होते पे ना मर्द बना दें, केमिकल कैस्ट्रेशन करे। सबसे पहले रियासत इस सिस्टम को मर्द बनाए, इस प्रोसिक्यूशन को, इस इन्वेस्टिगेशन को, इस इंटेरोगेशन को। एक शख्स के साथ ज्यादती होती है, उसे पता हो कि हमारी अदालतें, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हमारे साथ शाना बिशाना कैसे कंधा मिला के खड़ी होगी और इस मुल्ज़िम की ऐसी की तैसी की अगर इस निज़ाम इंसाफ से किसी किस्म की पनाह ले ले, किसी किस्म की रिलैक्सेशन ले ले, अगर ये चीज़ें उसके जहानों कलूब पे रक्स करेंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा आने वाले किसी भी शख्स के गंदी और दबीज के में सोच रखता है वो जुर्म का इर्तिकाब करेगा या इस तरह के जुल्म का इर्तिकाब करेगा। एक आध दफ़ा होना, आई थिंक के बहुत सारे ममालिक है जहाँ पे इस तरह के ऑफेंसेस होते हैं, लेकिन एक शख्स रिपीटेड ऑफेंडर है, बार बार एक जुर्म का इर्तिकाब करता है, बच्चियों को जानसा देता है, उनकी इस्तें लूटता है, उनके तकद्दुस को पमाल करता है। छोटी छोटी बच्चियाँ, फूलों जैसी बच्चियाँ जो हमारा मुस्तकबिल है, इन दरिंदों के हाथों में हम छोड़ेंगे? हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कहाँ पे है, हमारी मीडिया कहाँ पे है, हमारी सोशल मीडिया कहाँ पे है? बाद में हम बड़ी दिलेरी से इन चीज़ों के ऊपर बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन मुझसे पहले और फैसल आपसे पहले जो एक मुआहदा इमरानिया जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, हम अपने रेवेन्यूज पे करते हैं इस रियासत को, इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। इनकी जिम्मेदारी है कि हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी माओ को, हमारी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दे, उनके तकद्दुस के लिए हर वो मुमकिन इक़दाम करे कि जिससे पाकिस्तान में रहने वाले लोग ये समझे कि हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ महफूज है, ना कि हम इन दरिंदों के या खूनहार भेड़ियों के हाथों में इनको छोड़ें। तो आई थिंक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है। पंजाब में जिस तरह लास्ट बात करूंगा कि जो सीसीडी का एक कंसेप्ट दिया गया, मुझे बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हम भी जो है काफ़ी अफसोस मनने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता जब हम देखते हैं कि लीगल प्रोसेस को फॉलो करते करते एक मुलज़िम को रिलैक्सेशन मिल जाती है, वो छूट जाता है, वो एक्विटल हो जाता है, तो फिर हम भी ये कहते हैं कि खुदा ना आस्ता कल के ना हमारे किसी रिश्तेदार के साथ या घर वाले के साथ इस तरह का वाक़या पेश आता है, तो क्या हम अपना इंटरेस्ट या कॉन्फिडेंस इस लीगल सिस्टम पे इन्वोक करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लिहाजा इनका यही हल है कि इनको डेटरन, इबरतनाक, खौफनाक, दर्दनाक सजाएं दी जाएं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब फॉर योर वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक आप मिसाली सजाएं नहीं देंगे और आप फ़ौरन जस्टिस नहीं करेंगे, इस तरह के लोगों की हिम्मत अफजाई होती रहेगी। ओके, टॉकिंग अबाउट अदर ट्रबल, एक और मुश्किल जो कम होने का नाम नहीं ले रही है और वो है सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात। घरों को वापस गए हैं, लेकिन गए हैं तो अब घर है नहीं और ज़मीन नहीं है, साजो सामान नहीं है। सैलाब के बाद जहां ज़रूरी शोबे में अरबों का नुकसान हुआ है, भाई उससे मुंसलिक पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है ना सादिया, वो अब शदीद मुतासर हो रही है। बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं। गुलाम खालिक हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। इनसे जानेंगे कि कितना नुकसान एस्टिमेट किया गया है और इससे क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस राइज भी होनी चाहिए या नहीं होने चाहिए। गुलाम खालिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपके आने का बड़ा शुक्रिया। बट हमारे जहन में एक बात आ रही थी कि ऑब्वियसली हम एग्रीकल्चर का यह भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ओवरऑल वहाँ पर कितना नुकसान है। ज़रा बताइएगा कि पोल्ट्री में कितना नुकसान हुआ है, क्या एस्टिमेशन लगाया गया है अब तक सैलाब की वजह से? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सैलाब के ये एक डिज़ास्टर था, सब जगह बहुत बड़े लॉसेस हुए। पोल्ट्री इंडस्ट्री क्योंकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो मेन हमारे फार्म्स थे, वो तो क्योंकि कंट्रोल हाउसेज हैं, वो सेफ जगह बने होते हैं, उसमें लॉसेस हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं हुए। लेकिन जो एक्चुअल लॉसेस अब होने जा रहे हैं वो ये कि पूरी इंडस्ट्री जो 80% फीड बेस्ड इंडस्ट्री होती है, मेन एक्सपेंस 80% फीड होता है, और फीड में हम कॉर्न, सोया और राइस फीड बना रहे होते हैं। तो इस वक्त जो 3 महीने पहले जो मकई की फसल थी, मकई की प्राइस थी वो 2400 से 2500 रुपये मन थी, जो कि अब 4000 प्लस हो गई है ना। और ऐसे ही चावल जो है वो भी, तो इस वक्त फीड बनाना इंतहाई मुश्किल हो गई है। फीड की प्राइस जो है वो कोई अराउंड अबाउट 30-35% वो फीड प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब इसका इम्पैक्ट जो है नेक्स्ट विद इन मंथ इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा, क्योंकि जो अभी स्टॉक्स मौजूद हैं वो तो यूटिलाइज हो रहे हैं, लेकिन आगे जो चावल की नई फसल आई है वो भी आपको पता कि चावल का जितना नारोवाल का एरिया वो सैलाब में काफी इफेक्ट हुआ है, और मकई की नई फसल अब भी तो 8 महीने बाद आएगी। तो ये पोल्ट्री इंडस्ट्री में एक नया बहरान आया है
इसमें अब हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, मिले भी हैं, मिनिस्टर राना तनवीर साहब से भी मिले हैं कि एटलीस्ट हमें जो मकई है वो 0 रेटेड जो है हमें इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम अपनी जो साहब अभी फर्स्ट थिंग मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि ये कितना ऊपर जाता है, कितना महंगा होता है, दैट्स वन पार्ट, लेकिन पहले तो इस फूड सप्लाई चेन को अवेलेबल करना ये एक और है। तो आपको जो फीड चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, पहले तो ये बताइए। फीड अवेलेबिलिटी ग्रेन से होती है, आपको पता देखिए गंदम वाफर थी पाकिस्तान में, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें इजाज़त दी थी, हम परचेज करके रिप्लेसमेंट में गंदम हम यूज़ कर रहे थे। अचानक गवर्नमेंट ने कहा जी नहीं आप गंदम यूज़ नहीं कर सकते, उन्होंने रेड किए, छापे मारे, पैनिक क्रिएट की और गंदम सारी जहां जहां फीड मिलों में पड़ी थी वो सीज कर दी और उसको अपने कब्जे में ले लिया। गुलाम खालिद साहब, ये क्यों गंदम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्यों रेड मारे गए, रीज़न क्या थी इसकी? देखिए अलाउ भी गंदम उन्होंने ही की गवर्नमेंट ने, और अब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि गंदम की प्राइस बढ़ना शुरू हो गई, तो उन्होंने बस वही उन्होंने कहा नहीं जी ये फीड में यूज नहीं हो सकती। तो ठीक है, आपने ही अलाउ किया है, आप करें नहीं यूज हो सकती, लेकिन हमारे पास वो बहुत बड़ा गैप बन गया। अब हमारे पास रिप्लेसमेंट में कोई चीज क्या यूज करें। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आपने तो स्टॉक किया होगा ना, फीड बनाने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपने ऑब्वियसली उसको स्टॉक कर लिया होगा, रेड मारकर वो चीजें रिट्रीव करना, ये आपका कितना फाइनेंशियल लॉस है? फाइनेंशियल लॉस क्या है, बहुत बड़ा लॉसेस है। बहुत सारी फैक्ट्रीज हम डेफिनेट फिर कोर्ट में गए, कोर्ट से स्टे लिया, और हम तो कह रहे हैं कि ठीक है भाई आपने आज मना किया, आज के बाद हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन हमने अंडर लाइसेंस परचेज की है गंदम, कोई हमने ऐसे नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लाइसेंस होल्डर हमने उसको जो स्टॉक रखा था, तो एज ए लाइसेंस होल्डर हमने स्टॉक रखा था, यूज कर रहे थे, हम कोई इलीगल यूज नहीं कर रहे थे। तो अब उन्होंने कहा नहीं जी पहले ह्यूमन, हम भी कहते हैं ठीक है पहले इंसानी जाने हैं, पहले अगर उनकी नीड है तो आप दें, लेकिन उसकी कोई पॉलिसी भी तो होनी चाहिए ना। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, मैं जब हम सेगमेंट शुरू कर रहे थे तो फीड से पहले मेरा एक और सवाल था। फीड तो अब फ्यूचर में मसला बनेगा। हमने देखा लाइफ स्टॉक का बड़ा नुकसान हुआ है इसमें, जो बड़ा लाइफ स्टॉक है हमारा, बफेलोज हो गई, गाय, ये कुछ मनाजिर मैंने ये भी देखे थे कि कुछ जो चिकन फार्म्स हैं वहाँ भी सैलाब आया और वहाँ भी बड़ा नुकसान हुआ। इससे कितना नुकसान हुआ है? आपकी जो पोल्ट्री है उसको नुकसान हुआ है कोई, जो लाइव पोल्ट्री थी? लाइव पोल्ट्री देखो, जो फार्म रिवर के करीब करीब थे, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिन्हें स्पेशली अलीपुर चट्ठा और ये जो बेल्ट थी सारी मुल्तान की, उसमें पूरा फार्म जो है ना 10-10 फार्म उनके जो हैं जिनमें लाखों मुर्गियां थी, वो बिल्कुल बह गए, सफाई हस्ती से मिट गए, वो तो बह गए। लेकिन जो फिर मैं कहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान ये इतना बड़ा नहीं है, जो मेन नुकसान ये है कि इस वक्त जिससे पूरी इंडस्ट्री चलनी है वो ग्रेन्स है। ग्रेन जो है इस वक्त डिसअपियर हो गए हैं। अभी हमें जब तक कोई गवर्नमेंट हमें 0 रेटेड इसको इंपोर्ट की इजाजत नहीं देती, तो ये आगे पोल्ट्री प्राइसेस में कितना ये डेफिनेट इम्पैक्ट है। यही अब सवाल है हमारा, कितना राइज करेगी प्राइसेस अंदाजन? अभी ये देखें, ये 1 महीने के बाद अब चावल की फसल की इंतजार कर रहे हैं, वो कैसी आती है गॉड नोज बेटर। अगर बेहतर आती है तो अगर फुलफिल हो जाता है तो ठीक है, वरना ये प्राइसेस दोबारा जो फार्म गेट रेट है ये 500 रुपए क्रॉस कर जाएगा। और ये बाजार आते आते फार्म गेट रेट, यानी फार्म का जो रेट है 500, तो चिकन की प्राइस 900,000 हो जाएगी। राइट, और ये ऑब्वियसली अंडों पर भी रिफ्लेक्ट करेगी। जी हाँ, सर्दियां भी आ रही हैं, दोनों पे करेगी, सेम कर है ना, दोनों पर सेम करेगी। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी सिचुएशन। बहुत शुक्रिया गुलाम खालिद साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। कि क्या होने जा रहा है, पोल्ट्री नुकसान उतना नहीं हुआ जितना हो सकता था when it comes to livestock, that what he says। लेकिन बात यह है कि हम ये बात करते हैं कि सैलाब आता है, पहला मसला तो ये होता है कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान है, फिर जो रिहेबिलिटेशन है वो, और फिर फूड सप्लाई, और वही कहा जा रहा था कि किल्लत हो जाएगी और ये होगा। विच ब्रिंग्स मी बैक टू द क्वेश्चन, जब सैलाब नहीं आया था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस दफ़ा बारिशें ज़्यादा होंगी, और हम ये बार बार बात कर रहे थे, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दोज रेन्स, एंड लुक्स लाइक वी वर नॉट। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
अच्छा, अब एक नया मामला सामने आया है और वो ये कि देखें, हमें कहा तो जाता है कि जी टैक्स अदा करें, टैक्स अदा करें, टैक्स इवेजन हो रही है, टैक्स नहीं दिया जा रहा। अब इसमें रडार में आए हैं सोनार और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी सामने आए हैं कि इतने हज़ार हैं जो देते हैं टैक्स नेट में, इतने हज़ार हैं जो नहीं देते हैं। लेकिन इसकी असल कहानी क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। मोहम्मद अरशद, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद है। अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया और थैंक यू सो मच। अरशद साहब, क्या इशू है भाई? टैक्स का मामला है, कितने टैक्स नेट में है, क्या जो एफबीआर कह रहा है उसकी क्या स्टोरी है? 2-3 दिन से स्टोरी चल रही है कि जी 57,000, कोई लोग 75, कुछ लोग 75,000 भी कह रहे हैं, 60,000 भी कह रहे हैं। मतलब हम तो एफबीआर से पूछे जाते हैं, भाई आपको डेटा किसने दे दिया? आपने किसी प्राइवेट कंपनी से डेटा कलेक्ट किया है? कहाँ से इतने सारे ज्वेलर्स आ गए? अब मैं भी कि एफबीआर अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने अपने आप को गोल्ड में रजिस्टर करा, उसको भी वो ज्वेलर्स काउंट कर रहे हैं, तो वो एक दीगर बात है। अच्छा, लेकिन इस पर बैठकर मशावरत करने की ज़रूरत है। हमारे अकाबरीन से बैठकर, हमसे बैठकर मिलें, बैठकर बात करें। जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं उनकी लिस्टें हमें फ़राहम करें, हम उनको रजिस्टर्ड कराने के लिए तैयार हैं। बात यह है कि देखें, लेकिन पैनिक फैलाने से और आप नोटिस जारी करने से, मार्केट विजिट से जो है पैनिक फैलता है मार्केट के अंदर। हमारा काम बहुत हसास है और सबसे महंगा मेटल है इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर जो गोल्ड है वो। आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी सोना 4 लाख रुपए से भी तजावुज़ कर गया पर तोला। तो ये एक हसास मामला है, इसको मिल बैठकर हल करने की ज़रूरत है। और मैं नहीं समझता कि जो फिगर एफबीआर 60,000 या 57,000 जो है वो काउंट कर रहा है, ऐसा नहीं है। अब ये पता नहीं कौन से ईयर से 1970 से काउंट करें तो उसमें बहुत सारे ज्वेलर्स जो हैं अपना कारोबार समेट भी चुके हैं। ब्रेक डाउन दिया है, मैं पहले पढ़ रही थी वो, मुझे थोड़ा बहुत कन्विंस करता है कि उनका कुछ तो होमवर्क होगा। वो ये कहते हैं कि जी 60 से 70,000 जो हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जी 20 से 25,000 तक रजिस्टर्ड हैं और उन 20 से 25,000 रजिस्टर्ड ज्वेलर्स में से भी 10,000 तक ही जो है वो अपना टैक्स पे करते हैं। क्या इन नोटिस के साथ उन ज्वेलर्स की लिस्ट आप तक पहुंचाई गई हैं या अभी तक नहीं पहुंचाई? नहीं, सिर्फ नोटिस पहुँच रहे हैं। देखें, इसमें मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं कि देखें, सेल टैक्स जो है उसके अंदर जो रजिस्टर्ड होने का है, अब हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, इम्पोर्ट हमारी बंद है। जी हाँ। जब रॉ मटेरियल होगा, कस्टमर अपना गोल्ड लेकर आ रहे हैं हमारे पास कि जी इसको रेनोवेट करें, इसको गलाएं और इसको बना दें आप ज्वेलरी। अब उस पर हम सेल टैक्स कैसे लगा सकते हैं? उसको सेल टैक्स में उस मद में कैसे लेकर आ सकते हैं हम? क्योंकि वो तो सिर्फ मैकिंग दे रहे हैं हमें और अपना जो गोल्ड दे रहा है 21 कैरेट ला रहा है। या सपोज़ कर लें आप कोई भी गोल्ड लेकर आ रहा है पुरानी ज्वेलरी जो उसके आबा अजदाद के टाइम की है जी, उसको आके कहते हैं जी इसको न्यू डिज़ाइन में कन्वर्ट करें, उसको सेल टैक्स कैसे लगा सकते हैं हम? फिर एक ज्वेलर ऐसा है उसको भी आप सेल टैक्स में लाने का कह रहे हैं जिसकी शॉप के ऊपर 50 ग्राम गोल्ड नहीं है, उसने ज्वेलर का बोर्ड लगाया हुआ है, उसका ना कोई बैंक स्टेटमेंट है और ना कोई बैंक अकाउंट है, तो उसको हम कैसे सेल टैक्स में ला सकते हैं? ये सेल टैक्स में लाने के लिए तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। पीओएस के लिए भी जो है वो भी ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत है कि आपका बैंक अकाउंट भी ये तो अर्शद साहब सिर्फ सर्विस प्रोवाइडिंग हो गई ना, सर्विस प्रोवाइडिंग हो गई तो उस पर मामला आते हैं। बहुत से ज्वेलर्स ऐसे जिन्होंने नाम लगाए हुए, बोर्ड लगाए हुए ज्वेलर्स के, लेकिन वहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी और सिल्वर ज्वेलरी उन्होंने शॉप्स पे रखी हुई है। हमें उस कैटेगरी को अलग करना होगा। और मैन ज्वेलर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप पिंडी की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, लाहौर की बात करें, कराची के जो मैन ज्वेलर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड हैं, DNF BP में भी रजिस्टर्ड हैं और आपका इनकम टैक्स में भी रजिस्टर्ड हैं। बहुत से तो ऐसे अकाउंट होल्डर्स हैं FBR में जो 30-30, 40-40 साल हो गए उनको इनकम टैक्स पेड करते हुए, लेकिन उनको भी नोटिस आ रहे हैं। अब ये ज़्यादती नहीं तो क्या है? कम से कम बैठ कर पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। और देखें, आप कितना बड़ा अलमिया है कि आज हम पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते गोल्ड ज्वेलरी की। आप एक्सपोर्ट खोलें यार, रेवेन्यू आएगा आपके पास फॉरेन करप्शन एक्सचेंज आएगा। मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये सवाल आज हम कर ही लेते हैं, ठीक है? एक तो रेट्स जो हैं से ऊपर ही चले जा रहे हैं, नीचे आने का इम्कान कोई नहीं है, एक तो उस पर गुफ्तगू फरमाइएगा। और दूसरा ये कि क्या रुकावटें हैं, हम क्यों एक्सपोर्ट नहीं खोलते, क्या इशू है? सर, हम तो कह के थक गए। हमारी कई मीटिंग इस्लामाबाद में भी हुई, हम लोग वहाँ गए और बड़ा मुतमईन होकर आए, लेकिन इंशाल्लाह बड़े पुरुम्मीद हैं। देखिए, हम भी डिजिटलाइज करना चाहते हैं क्योंकि पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है। हम करना चाहते हैं और रजिस्टर्ड भी होना चाहते हैं, टैक्स भी अदा करना चाहते हैं, लेकिन सहूलियात तो फराहम करें ना।
आज जो हमारा मेंबर 20-25 साल से टैक्स पेयर, आप क्या सहूलियात दे रहे हैं उसको? कुछ भी नहीं है। आप देखें ना, सिक्योरिटी हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी मार्केट्स के अंदर। आप सर्वे करें, सिक्योरिटी गार्ड्स हमने खुद लगाए हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स हमने खुद लगाई हुई हैं, CCTV कैमरास हमने खुद लगाए हुए हैं। तो थोड़ा सा फैसिलिटेट भी करें ना आप, अगर आप टैक्स मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ताला इसको मिल बैठ कर हल करेंगे। आज पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमतें जो हैं वो वर्ल्ड मतलब रिकॉर्ड टूट गया है उसका, बल्कि पूरे वर्ल्ड में कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि 3700 पर डॉलर जो है क्रॉस कर गई वो मार्केट। आज हम 3785 डॉलर पर वन और स्ट्रेट कर रहे हैं आलमी मंडी के अंदर। और ये मुझे लगता है मज़ीद जब तक अगर ये बाइंग बड़ी कंट्रीज़ जो हैं चाइना वगैरह इनकी बाइंग नहीं रुकेगी तो ये मज़ीद सोने की कीमतें जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में तजावुज़ कर जाएंगी। और पाकिस्तान के अंदर सोना जो है मैं समझता हूँ कि 4 लाख रुपए से भी ऊपर चला जाएगा। और की प्रोजेक्शन भी वही है 4 लाख। और सेकंड ये कि अब मुतवसत तबका भी ज्वेलरी खरीदने से जो है वो रह गया पीछे। आई थिंक लॉन्ग टर्म बैक ही खत्म हो गया। अच्छा, एक क्लेम ये भी किया जा रहा है कि जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है उनका इंटरनल ऑडिट भी नहीं है और एक्सटर्नल ऑडिट भी नहीं है। मुझे ज़रा समझाइएगा कि इसकी कोई हिस्ट्री है या अभी सही नहीं है या दे यूज्ड टू बी इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट्स? नहीं, देखें जब ये गोल्ड रेट ऊपर हुए ना एक दौर था ये, और ये 8-10 साल की स्टोरीज़ है ना। 8-10 साल के अंदर 60,000 से, ये अभी 21 की बात करूँ जो लॉकडाउन हुआ था इसके अंदर 90,000 रुपये तोला सोना था। 90,000 रुपये। तो आज हम 4 लाख पे खड़े हैं। देखिए ऑडिट भी होता है, रिटर्न भी जमा होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन एक ज्वेलर उस कैटेगरी में आते ही नहीं है। और एक अलमी और है, हमारा जो सेक्टर है ये एक मतलब आबा अजदाद से चलता चला आ रहा है। पहले वो शागिर्द बनता है, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में आता है, फिर एस्टेब्लिश होता है तो वो ज्वेलर्स की तरफ जाता है। इतनी तालीम नहीं है लोगों के पास। आज नई जनरेशन जो इसमें ऐड हो रही है वो लोग बिल्कुल इस तरफ आएंगे और इंशाल्लाह ताला इसको डिजिटलाइज भी करेंगे और रेगुलाइज भी करेंगे और गोल्ड को इंशाल्लाह रजिस्टर्ड भी कराएंगे। ठीक, आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि ये जो आपने बात की है ये सामने आए। हमारी तो यही थी कोशिश के ये जो नंबर्स आए और अब FBR को भी ये चीज़ सब सामने आएगी क्योंकि भाई हर दुकान जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है ज्वेलर, वो नहीं है ज्वेलर। राइट। तो इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी मेरे ख्याल में मजीद लेकर आनी पड़ेगी। हमारे साथ विजिट करें मार्केट का, हम चलने को तैयार हैं, FBR के नुमाइंदे बन के चलने को तैयार हैं और करने की उसमें अपना किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। हम भी पाकिस्तान को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत देखना चाहते हैं क्योंकि जितने हम समझते हैं हम पाकिस्तानी हैं और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और एक बिजनेसमैन है और ख़ानदानी बिजनेसमैन है। इसके ऊपर मजीद मेरे ख्याल में और ट्रांसपेरेंसी आएगी तो आपको दोबारा ज़रूर दावत देंगे और चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का यहाँ पर। अच्छा, एक और मामला है और वो जब कल ये सरफेस होना शुरू हुआ तो दिल दहल गया और वो ये कि गुजरात के इलाके खेवा में हामला भैंस की अगली टांगें काट दी गई और फिर वो दर्द से कराती हुई मर गई। और मेहनत कश को एक तरीके से यूँ कह लें कि पनिशमेंट के लिए ये किया गया। टाइम कम है सो वी आर गोना गो डायरेक्टली अपने गेस्ट की जानिब। सारा जहांगीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप डायरेक्टर हैं CDRS की। आपसे जान लेते हैं कि ये वाकया इसकी डिटेल सामने क्या आ रही है। सारा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। ऊँटनी की जो टांग कटी थी उसको आप लोगों ने ट्रीट किया एंड वी वर सो हैप्पी कि आप लोगों ने ये सारा काम किया और उसको दोबारा वो अपने पैरों पे खड़ी हुई। इस तरह का फिर एक और वाकया पेश आया और ऊँटनी के साथ और अब ये भैंस के साथ भी। सो माई क्वेश्चन इज़, पाकिस्तान का लॉ इतना स्ट्रिक्ट है भी नहीं कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, किसी का जानवर किसी के खेत में चला जाए और वो उसकी टांग चॉप कर दे, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दे और ये सब कर दे, 500, 600, 1500 रुपये का उसका जुर्माना है। डू यू थिंक ये लॉ अगर सख्त हो तो लोग ये ना करें? बिल्कुल। आई थिंक द मेन थिंग जो लैकिंग है हमारे मुल्क में इज़ द लॉज प्रोटेक्टिंग एनिमल्स। ये तो सिर्फ 2-3 केसेस आप लोग बात कर रहे हैं मगर ये एक डेली रियलिटी है। ये इतनी तादाद में हो रहा है, इट्स टू मच। सारा एक तो जो कहा ना, एक तो लोग आउट ऑफ स्केयर करते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स और कैट्स होते हैं ना वो आउट ऑफ स्केयर है, वो तो तालीम और शऊर की कमी है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिनमें हम अपने इंसान होने का भरम रखते हुए और
हम अगले जो मखलूक है उसको बताते हैं कि क्योंकि तुम ज़ुबान नहीं है तुम्हारी, इसलिए हम जो चाहे कर सकते हैं। कितने केसेस आपके पास आते हैं, मुझे थोड़ा सा बताइए, किस हालत में होते हैं ये बेचारे जानवर? देखें, ये कैट्स, डॉग्स, डोंकीज, कैमल्स, बफलोज, हर चीज़ में हो रहा है। एंड द थिंग इज़, हम लोगों को यही समझाते हो रहे हैं कि ये आप सिर्फ एक जानवर पे फोकस नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ द रियलिटी ऑफ एवरी एनिमल ओवर हियर। जब चाहे कोई भी उठकर कुछ भी कर सकता है जानवरों के साथ। आई मीन, आप देखिए जस्ट अराउंड यू, आप चिकन्स को देख लें चिकन स्टोर्स में, यू नो कैसे पड़, इट्स ऑल अब्यूज, एवरीथिंग इज अब्यूज एंड एनिमल अब्यूज नीड्स वेरी वेरी स्ट्रिक्ट हार्श लॉज, वरना ये होता रहेगा। आई मीन, बेज़बान के ऊपर ये तशद्दुद करना, अब्यूज करना, एसिड केसेस आते हैं हमारे पास, लोग तेजाब फेंकते हैं बिल्लियों पर, कुत्तों पर, पपीज पर। क्यों इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है कि हम लोग को जानवरों को इतनी पेन से गुजारा आप, और इससे पता ये चल प्रायोरिटीज क्या है बतौर नेशन। बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।